लॉज की जरूरत सबसे ज्यादा किस कोर्स में पड़ती है, लॉ जानने की? अब कंपनी सेक्रेटरी का लॉ के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। क्रिएटिविटी खत्म हो गई है थोड़ी सी। बगैर पढ़े लिखे उस स्तर तक नहीं जा सकते। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या बेहतर है? 12th के पहले तो ऑनलाइन सोचना ही नहीं चाहिए। तो कॉमर्स गुरु ये जो टर्म है, इसके पीछे की कहानी क्या है? और फिर मीडिया ही सबसे ज़्यादा मुझे कॉमर्स गुरु शब्दों से बताया, लोगों के सामने रखा कि ये कॉमर्स गुरु संतोष राय हैं। ये मैं कहानी जानना चाह रहा था। गिनेस, लिम्का, इंडिया, एशिया, इतनी जगहों पर आपका नाम दर्ज है। 22 क्वालिफिकेशन है विजय जी और 7 पीजी है। तो आप इस तरह वाकई गुरु हैं, कॉमर्स गुरु नहीं, आप हर लिहाज से गुरु हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महत्ता हमारे ग्रंथों में, हमारी किंवदंतियों में, हमारी किस्से कहानियों में ईश्वर से भी ऊपर रखी गई है, क्योंकि गुरु ही हैं जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं। और आज मेरे साथ द कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय जी हैं। नमस्कार सर। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट, पीसी, भिलाई की स्थापना आपने करी। पहले तो ये पीसी क्या है मुझे समझ में नहीं आया। मैं प्रियंका चोपड़ा सोच रहा था, फिर मुझे लगा नहीं, डॉक्टर साहब तो इतने सीधे आदमी दिखते हैं, प्रियंका चोपड़ा के अगर फ़ैन होते तो ऐसा ना करते वो। तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट, ये पीसी, उसमें क्या है, इसकी जर्नी कब स्थापित हुआ, क्या सोच थी और क्या उद्देश्य था? विजय जी, मैं बताना चाहूँगा कि कॉमर्स को तृतीय श्रेणी का विषय समझा जाता था। तृतीय? हाँ, क्योंकि जो भी अच्छे बच्चे होते थे या तो मैथ्स लेते थे या बायो लेते थे, कॉमर्स को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था। मेरे अनुभव में तृतीय नहीं, मतलब वो षष्टम, सप्तम, अष्टम, मतलब हाँ, बहुत पीछे। मैं कानपुर से आता हूँ, तो मतलब कॉमर्स, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे तो चलो कॉमर्स। हाँ, एकदम बिल्कुल आप करेक्ट जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल करियर, पीसी का जो पूरा नाम है वो है प्रोफेशनल करियर। अच्छा। मैं कॉमर्स के बच्चों को भी एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड करूं, इसलिए इसका नाम, एक्चुअल में इंस्टीट्यूट का नाम है प्रोफेशनल करियर। लेकिन इंस्टीट्यूट से ज़्यादा लोग मेरे नाम से इंस्टीट्यूट को जानने लगे कि डॉक्टर संतोष राय यहाँ पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो मैं नहीं पढ़ूँगा। तो मैंने इंस्टीट्यूट के साथ में ये नाम भी जोड़ दिया कि डॉक्टर संतोष राय। रही बात प्रियंका चोपड़ा की, नो डाउट प्रियंका चोपड़ा जी से भी हम बहुत प्रभावित हैं। और ये 1994 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, यानी यात्रा लगभग 30 साल की ये जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। और 30 साल से जब इस्पात नगरी हमारी जो भिलाई है, वहाँ लोहा बनता है, तो ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते थे। और कभी आप भिलाई आएंगे तो एक भिलाई स्टील प्लांट से लास्ट वाला जो एरिया है वो है सेक्टर 9 हॉस्पिटल। तो वही एक रोड जोड़ता है प्लांट को और हॉस्पिटल को। तो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि साहब दो ही होते थे, एक इंजीनियर साहब और एक डॉक्टर साहब। तो वहाँ मुझे लगा कि बीच की जो दूरी है वो कॉमर्स से भरी जा सकती है। तो मैंने 1994 में 10 मार्च को इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और प्रारंभिक दौर में लगभग 86-87 स्टूडेंट से शुरुआत हुई थी। आज ये जर्नी हज़ारों से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आज CA, CMA, CS करके विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में मेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, चारों तरफ जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे बच्चे मुझे मिल जाते हैं। आपने बात करी भिलाई आने की और भिलाई स्टील प्लांट होने की। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। मेरे भाई जो हैं वो बोकारो स्टील प्लांट में काम करते हैं। तो स्टील प्लांट में जो माहौल है वो मैंने देखा है कि हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर तो खैर इंजीनियर ही, और बिटिया है तो उसको डॉक्टरी, लेकिन वो थोड़ा सोच समझ के, लेकिन ज़्यादातर इंजीनियरिंग। और दूसरा भिलाई में आ चुका हूँ एक बार, बहुत पहले आया था, बड़ा खूबसूरत टाउनशिप है। तीसरा आपको मैं बताता हूँ, कमाल की बात ये है कि 12th तक मैंने PCB किया। 12th के बाद समझ में आ गया मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो क्या करूं, चलो कॉमर्स ले लेते हैं। यही सोच, वही जो सोच है ना कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉमर्स। तो मैंने भी बीकॉम किया है 3 साल। बीकॉम करने के बाद फिर MBA किया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन CA जब कर रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग बिना मांगी हुई सलाह देते थे,
सीए कर लो, ठीक, बीकॉम जब कर रहे थे तो ये सीए कर लेना, वैसे पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं, बायोलॉजी पीसीबी नहीं कर पाए तो सीए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉमर्स के साथ जनरली सीए को लोग जोड़ते हैं। आप कैसे इसको देखते हैं और कॉमर्स के बाद क्या संभावनाएं हैं? मैं विजय जी कहना चाहूँगा कि देखिए कहीं ना कहीं ये एक संयोग है जी कि विजय जी भी संतोष के समान कॉमर्स में आ गए, मतलब विजय और संतोष का एक संयोग के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे, थोड़े सिंसियर हैं, तो मैं कहूँगा कि बड़ी आसानी से किया जा सकता है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और सीए ही नहीं, सीए के साथ साथ पैरेलली सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एक कोर्स है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, ये इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। लेकिन सीए जो है 1949 में पैदा हुआ, यानी आज़ादी के 2 साल बाद आया। 1959 में सीए में आया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, और 1980 में आया सीएस। ये तीनों कोर्स कॉमर्स के बड़े ही खूबसूरत कोर्स हैं, तीनों प्रोफेशनल कोर्स हैं। और जिन बच्चों को थ्योरी ज़्यादा पसंद है उनके लिए सीएस कंपनी सेक्रेटरी अच्छा कोर्स है, और जो बच्चे प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जिनको शॉर्ट में जल्दी नौकरी करना है, छोटा कोर्स है, 3 साल का कोर्स है 12th के बाद। बीकॉम करते करते, मेरे कई बच्चे बीकॉम करते करते सीएमए कंप्लीट कर लेते हैं। और आज इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर मैक्सिमम बच्चे कतर, दुबई, दोहा, गल्फ कंट्रियाँ बड़ा पसंद करती हैं। मैक्सिमम बच्चे बाहर हैं इस समय, बॉम्बे, दिल्ली और कोलकाता तो मेरे बच्चों की एक भीड़ है। तो ये 3 मेन कोर्स हैं कॉमर्स के अंदर, सीए, सीएमए और सीएस। लॉज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किस कोर्स में पड़ती है, लॉ जानने की? हाँ, अब कंपनी सेक्रेटरी का लॉ के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। लेकिन सीए में भी हम लॉ पढ़ते हैं और सीएमए में भी लॉ पढ़ते हैं। तो इसमें मर्केंटाइल लॉ, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल, तो लॉ जो है सब में है, चाहे वो सीए हो चाहे सीएमए हो, तो सब में ये रहता है। और बच्चों को भी बताना चाहूँगा, और विजय जी चर्चा के दौरान मैं जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे या जानेंगे या देखेंगे जब, तो उनको भी बताना चाहूँगा कि ये तीनों कोर्स बड़े खूबसूरत कोर्स हैं। थोड़ी सी डिसिप्लिन, थोड़ी सी सिंसियरिटी और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके और मोबाइल से थोड़ा दूरी रखते हुए आसानी से किया जा सकता है। मोबाइल से दूरी रखते हुए, ये सबसे ज़रूरी है। ये आप कैमरे में भी देख के बोल दीजिए, लोग मतलब लगे कि हाँ उनकी आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि भाई मोबाइल से दूरी बनाओ थोड़ी सी। हम विजय जी आ रहा था मैं तो अभी आते आते यहाँ पे जब स्टूडियो आ रहा था तो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि बच्चियों को और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें अगर आगे खूबसूरत भविष्य बनाना है तो मोबाइल एक सुविधा के रूप में आया, लेकिन उसका जो मिसयूज होने लगा तो आज उसमें आप अभी तो स्क्रीन टाइमिंग देखेंगे तो बच्चों के 9-9 घंटे स्क्रीन टाइमिंग है। तो एक बच्चा 8 घंटे 9 घंटे अगर मोबाइल देखेगा तो करियर में उसका इफेक्ट तो होगा। और विडम्बना सबसे बड़ी ये है कि कई लोग मोबाइल पे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं फिर भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। उसके बारे में आप कैसे क्या करें कि इनको मोटिवेट कर दें? नहीं, ये बच्चों में एक वर्चुअल हो गए हैं बच्चे जी। तो बच्चों को लगता है कि बिस्तर पे लेटे लेटे मोबाइल के 4 मोटिवेशनल वीडियो देख करके मेरे करियर में चेंज आ जाएगा। लेकिन आप वर्चुअली देख रहे हैं, आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बगैर पानी में उतरे तैरना नहीं सीख सकते, बगैर पेड़ पे चढ़े पेड़ पे चढ़ना नहीं सीख सकते। तो आप सिर्फ लेट करके मोटिवेट नहीं हो सकते। लेट करके वर्चुअली आप देख रहे हैं, दिमाग को लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका मोटिवेशन वहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि मोबाइल देख रहे हैं या वर्चुअल मोटिवेशन की जो बातें आती है उसमें ज़्यादातर बातें होती हैं कि हम तो ये कर डालेंगे, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डायलॉग आते हैं। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें लाइन नहीं है। हमें दुनिया से अलग करना है, क्या करना है, ये नहीं है। तो ये जो बच्चे घूम जा रहे हैं कि दुनिया से अलग करना है, ये तो उनके दिमाग में आ गया, लेकिन क्या करना है वो दिमाग से दूर है। वो समझिए वो सोच डेवलप ही नहीं हो पाई है कि हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। हाँ। खुला होना चाहिए। हाँ। दिमाग तो बंद हो गया है। दिमाग तो रेडीमेड सोल्यूशन ढूंढ रहा है। हाँ। और एक्सप्लोर करने में तो मेहनत भी लगती है और थोड़ा एप्लीकेशन दिमाग को अप्लाई भी करना पड़ता है। वो मोबाइल ने छीन लिया है। क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है थोड़ी सी। हाँ, इसको अगर कॉम्बिनेशन से जोड़ेंगे विजय जी तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग मोबाइल देख करके कि बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सब कुछ कर सकता है, निश्चित तौर से, लेकिन स्टडी की ज़रूरत तो होगी ना।
अगर एक अच्छा कैमरामैन बनना है, एक अच्छा डांसर बनना है या अच्छा फोटोग्राफर बनना है, तो आप ठीक है बगैर पढ़े लिखे उस स्तर तक नहीं जा सकते जिस स्तर तक आप जाएंगे, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं माई करियर इज डांस, माई हॉबी इज डांस, लेकिन डांस का लेवल कहाँ है उसको तो देखना पड़ेगा। आज ज़मीन में तो बच्चे डांस कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या आप उस स्तर तक के डांस कर रहे हैं या किसी जगह 4 लोग ताली बजा दिए घर के लोग कि यार तो खुश हो बहुत गए। हाँ खुश हो गए आप। ये एक समस्या पैदा हो गई लोगों को, लोग शॉर्टकट ढूंढने लगे और ये भूल गए हैं कि जितने भी आर्ट फॉर्म हैं ये बड़ा डिसिप्लिन और रियाज मांगते हैं। एक डांसर, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन की ज़िंदगी जो है, जैसे विराट कोहली स्पोर्ट्समैन है, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग है क्योंकि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतना प्रैक्टिस करता हूँ, इतना ही खाना खाता हूँ, और वो बोरिंग ज़िंदगी कोई जीना नहीं चाहता आजकल। अरे किसी ने तो ये पूछ दिया था कि किसी सिंगर से कि अगर मान लीजिए आप 1 दिन रियाज नहीं करेंगे तो गाना गा पाएंगे? तो बोले नहीं, गा तो लूँगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बोले अगर 2 दिन आप रियाज नहीं करेंगे तो? बोले गाते गाते अटक सकता हूँ मैं। हाँ, बोले 3 दिन रियाज नहीं करेंगे तो? बोले गा ही नहीं सकता। बताइए। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं। लोगों की सफलता को तो हम देख रहे हैं, सफलता के पीछे जो हार्ड वर्क है, सफलता के पीछे जो कमिटमेंट है, सफलता के पीछे जो मेहनत है, वो नहीं देख पा रहे। वो दिखाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि बच्चों को वो पार्ट दिखाएं जो आज एक ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये मैं पूछना चाह ही रहा था, अच्छा वो आपने बात कर दी। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या बेहतर है? आप ऑनलाइन भी बड़े प्रसिद्ध हैं, आपकी बातें ऑनलाइन बड़े शेयर की जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन सिर्फ पुश करने का ज़रिया होना चाहिए, ठीक है आपको समझ आ गई, आप पहचान गए कहाँ जाना है, अब वहाँ जाइए, या आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन भी उतना ही अच्छा सीख दी जा सकती है? हाँ, मेरा अपना सोचना है विजय जी की जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन हायर एजुकेशन और शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए तो अच्छा है। हायर एजुकेशन, अच्छा। वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ। और जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं या? आफ्टर 12th अगर कोई बच्चा ऑनलाइन थोड़ा बहुत जाता है तो ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया है, इसमें पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी भूमिका अभी आ गई है कि ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा बाहर जाता नहीं है तो पेरेंट्स को भी लगता है चलो घर में ही पढ़ रहा है, कुछ पैसे दे करके वो ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं या पेन ड्राइव कोर्स ले लेते हैं, या छोटे अमाउंट भी उनके कम खर्च होते हैं। पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि मेरे पैसे भी बहुत कम खर्च हुए, सब चीज़ें मेरी कम लग रही हैं। जी जी जी। तो पेरेंट्स भी बच्चों को इस पार्ट में मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते हैं कि बच्चा रियल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बच्चे के अंदर से डिसिप्लिन गया, लेकिन ऑफलाइन की क्लास रहेगी तो एक टाइम होगा, टाइम के आधे घंटे पहले उसको तैयार होना होगा, तैयार होकर के क्लास में पढ़ना होगा। फिर हम एक्शन रिएक्शन देख पाते हैं। जब टीचर पढ़ाता है तो जो बच्चा एक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी, उसका फेस एक्सप्रेशन, ये पूरी चीज़ें ऑनलाइन में नहीं है। तो मुझसे अगर कहेंगे तो मैं कहूँगा कि 12th के पहले तो ऑनलाइन सोचना ही नहीं चाहिए, और 12th के बाद भी नेक्स्ट 3 ईयर तक जो ग्रेजुएशन तक के कोर्स होते हैं, या CA मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, CA CS की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक के भी जो कोर्स होते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऑफलाइन अटेंड करें। उसके ऊपर अगर आपको कुछ रिसर्च करना है, नो डाउट ऑनलाइन का सहारा लीजिए। कुछ एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल 6 दिन 7 दिन के अगर कोई कोर्स है आप ऑनलाइन करिए, क्योंकि आप जब तक किसी के एक्सप्रेशन को नहीं देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखेंगे, उसके जो चेहरे पे बनने वाले भाव को नहीं देखेंगे, टीचर अगर ये सब चीज़ों को नहीं देखेगा तो बच्चे के अंदर चेंज कैसे कर सकता है। कई लोग ऐसे बच्चे होते हैं, कई जो थोड़ी देर में अपने आँखों या अपने हेड के रिएक्शन से टीचर पकड़ता है कि भाई इसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और हम लोगों ने देखा है, हम लोग भी बचपन में पढ़े हैं तो ये सब चीज़ों को देखें, तो यहाँ पे ऑनलाइन थोड़ा पिछड़ा हुआ है। ऑनलाइन मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री हो सकता है, यस, विच कॉम्प्लीमेंट्स द प्राइमरी एजुकेशन। उसके सपोर्ट में, उसके साथ आप चीज़ें करते रहे, बट मेन जो है वो चीज़ें जो पढ़ रहे हैं आप वो ऑफलाइन। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि दाल का तड़का जो है वो ऑनलाइन है, पूरी दाल जो है वो ऑफलाइन है। यहाँ पे अगर हम सोचें, पूरा चावल जो है वो
ऑफलाइन है, लेकिन उसमें जीरा फ्राई कर दिए तो थोड़ा वो ऑनलाइन हो गया। हाँ, लेकिन आप पूरा ऑनलाइन के थ्रू अगर प्राइमरी बेस पे जाएंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपका स्किल जो होगा वो अफेक्टेड होगा। और पेरेंट्स को भी इसमें मैं बार बार पेरेंट्स को इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो बच्चा थोड़ा छोटा होता है तो आप जो करते हैं वही पेरेंट्स को देख करके बच्चा सीखता है। उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर पिताजी माताजी या घर का माहौल ऐसा है जो पूरे टाइम मोबाइल में है तो बच्चा भी मोबाइल में रहेगा। आप अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए कुछ कम पैसे खर्च करने के लिए या बच्चा घर से बाहर ना निकले इसके लिए अगर आप ऑनलाइन के लिए आप ही इंसिस्ट कर देंगे तो बच्चा तो चाह ही रहा, बच्चा तो बच्चा है जी, कच्चा घड़ा है वो। बिल्कुल। पढ़ाई पे हम लोग का बहुत जोर रहता है, स्किल में हम पीछे रह जाते हैं और कई बार इनफैक्ट स्किल ट्रेनिंग को हम कमतर भी आंकते हैं। आपकी क्या राय है, स्किल्स ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ? नहीं, हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्किल पे बहुत ज़्यादा जी जोर जी देते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी पक्षधर हूँ कि स्किल का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर आप स्किल के पार्ट को लेंगे तो मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि एक बच्चा बगैर पढ़ा बच्चा या नहीं पढ़ने वाला बच्चा फोटोग्राफर तो बन जाएगा, लेकिन उस लेवल का फोटोग्राफर, कितनी बारीकियां हैं फोटोग्राफी में, कितने पॉइंट देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं, तो साथ में स्टडी जरूरी है। तो एक स्टडी करके जो फोटोग्राफर बनेगा वो एक्सपर्टाइज होगा। जो कलाकार बनते हैं, जैसे कुछ लोगों से मेरी चर्चा होती है, फिल्म एक्टर अवतार गिल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या शहबाज खान जी से मेरी जब बातचीत होती है तो उनका कहना है कि जो नाटक होता है, जो स्टेज होता है या स्टेज पे जो ड्रामा करते हैं वो प्राइमरी सीख है फिल्म में अच्छी बिल्कुल, एक्टिंग के। बिल्कुल। थिएटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं। आप डायरेक्ट जंप करते हैं तो उतना ही तेज़ी से आप ख़त्म भी होते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा शॉर्ट में, मान लीजिए, हो सकता है 2 अच्छे फोटोग्राफ्स खींच ले, या हो सकता है किसी छोटी मोटी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो हो सकता है प्राइज़ जीत ले, सिंगिंग में हो सकता है प्राइज़ जीत ले, या पढ़ाई में भी हो सकता है कि एक आध 2 चीज़ों में सक्सेस हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी ये है कि स्टडी के साथ साथ स्किल दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो तो बहुत खूबसूरत होगा। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि भाई डॉक्टर संतोष राय जो हैं वो हैं कॉमर्स गुरु। तो कॉमर्स गुरु ये जो टर्म है, इसके पीछे की कहानी क्या है? मेरे दिमाग में जैसे मैं हरदम एक बात आती है कि कभी भी किसी को पहले उस नाम से पुकारा जाता है। जी। जैसे हमें बोल जाता है कि संतोष जी तो मैं ही आऊँगा, या विजय जी तो आप ही आएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, जब मैं भिलाई में कॉमर्स को लेकर के आया तो बड़ी निगेटिव और क्रिटिसिज्म की बहुत सारी बातें होती थी कि आप इसको कैसे क्या करेंगे। उसी में कुछ बच्चे ने स्टार्ट कर दिया कि कॉमर्स गुरु, या उसी में बच्चों ने बोल दिया कॉमर्स के किंग, ऐसी बहुत सारी बातें होने लगी। और फिर मीडिया ही सबसे ज़्यादा मुझे कॉमर्स गुरु शब्दों से बताया, लोगों के सामने रखा कि ये कॉमर्स गुरु संतोष राय हैं। तो मुझे भी ये फील होने लग गया कि सही मैं कॉमर्स गुरु हूँ करके, और कॉमर्स की क्लासेस लेता हूँ। तो ये बातें मेरे को लगने लग गई। और सर मैं बताऊँ कि मेरा एक शौक़ था कि मेरा नाम गिनीज बुक में हो, तो मेरा नाम गिनीज बुक में आया। ये मैं कहानी जानना चाह रहा था। गिनीज, लिम्का, इंडिया, एशिया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, हाँ। इतनी जगहों पर आपका नाम दर्ज है, तो वो क्या कहानी है? सर मैं टोटल 22 क्वालिफिकेशन मेरे हैं। 22 डिग्री 22 क्वालिफिकेशन है विजय जी, और 7 पीजी है। एमए इकोनॉमिक्स, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए सोशोलॉजी, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए कॉम, एमबीए। इसके अलावा मैं सीएमए हूँ, आईसीडब्ल्यू किया हूँ, कोलकाता का एसोसिएटेड मेंबर हूँ। पीएचडी हूँ मैं, रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है। 2 पीएचडी है मेरी। 2? हाँ, 2 पीएचडी मेरी कंप्लीट। और इसके अलावा मुझे मलेशिया से भी पीएचडी की डिग्री दी गई थी, तो ऐसे कहूँ तो 3 पीएचडी है। तो आप इस तरह वाकई गुरु हैं, कॉमर्स गुरु नहीं, आप हर लिहाज से गुरु हैं। नहीं, ये विजय जी, यही बातें बच्चों को आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आप लोगों से सीखना चाहिए। आप जिस खूबसूरती से बातों को रखना है, इस खूबसूरती को मैं दर्शकों को भी चाहूँगा कि यहाँ विजय विक्रम सिंह जी बैठे हैं और जिस तरीके से वो मेरी से पूछ रहे हैं बातों को,
तो आपका जो मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ उससे मेरे को भी सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ ये खूबसूरती है। तो ऐसे टोटल 22 क्वालिफिकेशन है। माय गॉड। तो मुझे लगा कि विश्व का सबसे बड़ा मैं विजिटिंग कार्ड बना सकता हूँ। तो विजिटिंग कार्ड जो था, मैंने विश्व का सबसे लार्जेस्ट विजिटिंग कार्ड बनाया, जिसका साइज लगभग आप होर्डिंग वगैरह देखते हैं उससे बड़े साइज का था वो। अच्छा। और सिंगल पीस था वो, उसमें हाँ। जॉइंट नहीं था, और सिंगल, वो काफ़ी उसके पीछे मेहनत की गई थी। और जब वो बना तो बनने के बाद में आपको लिखने को भी तो कुछ चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप संतोष कुमार राय या डॉक्टर संतोष कुमार राय और 2 क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो विजिटिंग कार्ड नहीं बन पाएगा। तो उसमें 22 क्वालिफिकेशन लिखे गए। कई जगह लोगों ने मुझे अपने चीज़ों के लिए सम्मानित किया है, वो सब चीज़ों को लिखा गया। तो बड़ा अच्छे से इस बेसिस पे विश्व का सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड मैंने बनाया। इसके आधार पे मेरा लिम्का बुक, इंडिया बुक, गोल्डन बुक, एशिया बुक, सब में नाम दर्ज हुआ। गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के साथ साथ मैं पैरेलली अभी बताऊं आपको कि एशिया बुक में हमने और इंडिया बुक में, आज से जब कोरोना काल का समय था उसके बाद 14 नवंबर के दिन विश्व की सबसे बड़ी साबुन की लाइन लगाई। और मैं सोशल वर्क के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। उसके लिए मैंने माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, बड़े अच्छे से हम काम करते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी साबुन की हमने लाइन लगाई, जिसमें 37,500 साबुन हमने यूज किया। वो लगभग 2.5 किलोमीटर की लाइन थी और स्वच्छता अभियान चल रहा था। पूरे 37,500 साबुन को हमने बस्तियों में बांट दिया। तो बड़ा वो खूबसूरत क्षण था। तो कुछ हरदम नया करने की चाह रहती है मेरे अंदर। भले नाम संतोष है, लेकिन आगे चलते रहता है कुछ ना कुछ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है सेटिस्फैक्शन, आदमी सेटिस्फाइड रहे, कंटेंट न रहे, दोनों में फ़र्क है। और वो आप उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। एक आखिरी संदेश बच्चों को क्या देना चाहेंगे? जब भी बात होती है मैं बच्चों को बार बार हर मन से एक ही बात कहता हूँ कि दिल में एक बात रखो कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ओह। और बड़ा तोड़ मरोड़ के भी मैं कुछ पुटअप करता हूँ विजय जी, कि जब तू आया था, जब तू आया था पृथ्वी पे, जब तू आया था जग हंसा तू रोया था। क्या बात है। और जिंदगी गुजर कर ऐसे कि जब तू जाए जग रोए तू हंसता जा। वाह। तो ये तोड़ मरोड़ के पुटअप किया हूँ, लेकिन इसकी भावनाएं और भाव जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं कि जब आप कुछ ऐसा कर गुजरो कि जब आप जाओ, क्योंकि ये एक रंगमंच है। कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स में बेस्ट करो, साइंस लिए हो साइंस में बेस्ट करो, बेस्ट नहीं सर्वश्रेष्ठ करो। ये मेरी सोच होती है। तो बच्चों के लिए जिस लाइन में है सर्वश्रेष्ठ करें। और पेरेंट्स को मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन से थोड़ी दूरी बनाएं। वही मैं मोबाइल के को लेकर भी अगर आप कुछ बच्चों को कहें और उनको प्रेरित कर पाएँ कि मोबाइल अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कि 18-18 साल के बच्चे चलते हुए भी मोबाइल, 15-15 साल के बच्चे मोबाइल में ऐसे सड़क पे चल रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कौन से ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो रोड क्रॉस करते हुए भी नहीं रुक सकता है, या ट्रेन में चढ़ते हुए भी नहीं रुक पा रहा है। वो कुछ नहीं, वो लत है। उसके लिए अगर आप कुछ संदेश दे दें और ये अपील कर दें कि भाई देयर इज़ अ लिमिट टू इट, छोड़ दो उसको। मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से भी और न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से भी और इस इंटरव्यू के माध्यम से भी कि जो बच्चे मोबाइल बहुत यूज करते हैं, मैं यूज करने का विरोधी नहीं हूँ, अत्यधिक यूज करने का विरोधी हूँ। अगर आपको लगता है कि रील देखना है देखो, लेकिन फिक्स टाइम हो कि सवेरे 15 मिनट आधा घंटा देख लिए, शाम को 15 मिनट आधा घंटा देख लिए, एक आध घंटे स्टडी की कोई चीज़ अगर आपको लगती है तो बिल्कुल आप उस पार्ट को देख लो। लेकिन जिस भी बच्चे का 7 आवर पर डे मोबाइल अगर यूज कर रहा है तो 5 साल में वो बच्चा थोड़ा पगला टाइप का हो जाएगा। या 5 आवर पर डे मोबाइल यूज कर रहा है तो 7 साल में वो बच्चा थोड़ा सा अलग ट्रेंड में चल देगा, अगर फालतू की चीज़ देख रहा है तो आप देखो, आप पृथ्वी की सबसे खूबसूरत उत्पत्ति हो, खूबसूरत परिवार के हो। तो मैं सभी बच्चों से यही अपील करूँगा कि मोबाइल यूज करें, लिमिटेड टाइम यूज करें, कम समय में यूज करें। आप आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो आखिरी बात है उसको मैं समअप कर देता हूँ और उसी से अपना क्लोज करूँगा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। क्या बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।